फाइनल आंसर। पुली प्रॉब्लम है ना। बच्चों पुली प्रॉब्लम्स, अब तक हम लोग ने जितनी पुली पढ़ी वो पुली एनएलएम में, वो जो उस पुली पर जीरो फ्रिक्शन होता था, और इस पर अगर मैं आपको याद दिला दूं एक एडवर्ड मशीन, ये M1 ये M2 बड़ा परिचित सा फॉर्मूला था। इसमें टेंशन T होती थी, इसमें टेंशन क्या होती थी T, क्योंकि एक स्ट्रिंग में हम लोग क्या मानते थे, टेंशन सेम मानते थे। उसका जो एक्सेलरेशन आता था वो आता था, अगर M1 बड़ा है किससे, M2 से, तो आता था M1 माइनस M2 G अपॉन M1 प्लस M2। इसमें बच्चों ये असम्पशन था कि फ्रिक्शन जीरो था, स्ट्रिंग इन एक्सटेंसिबल और मासलेस होती थी, इसलिए पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहती थी, सेम। लेकिन अब हम लोग जो प्रॉब्लम्स करेंगे बच्चों, उस प्रॉब्लम्स में ये जो पुली होगी ये मैसिव होगी, यानी कि इसका कुछ मास होगा, साथ ही साथ यहां पर जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा, यानी कि इसमें एक डिफरेंस आया कि अपन फ्रिक्शन को प्रेजेंट कर, पुली क्या होगी, मैसिव होगी। तो बच्चों इस कारण से क्या होगा कि अगर मैं इस स्ट्रिंग को यूज करूंगा और इस पर इधर मास M1 और इधर मास क्या होगा M2, तो सिचुएशन में इस पर टेंशन सेम ना हो, अलग अलग हो। कारण क्या है, अगर आप ध्यान से पुली के एफबीडी को देखें, अगर ये सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो ये पुली कुछ इधर की तरफ रोटेट कर रही होगी। अगर पुली इधर रोटेट कर रही है तो इस पुली को बहुत ध्यान से देखने पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, इसके इस पार्ट पर T1 टेंशन इधर आ रही होगी और इसके इस पार्ट पर T2 टेंशन इधर आ रही होगी, इधर T2। लेकिन अगर मैं पुली का डायग्राम बनाऊं तो पुली पर जो हर एक छोटे से पार्ट पर फ्रिक्शन कुछ ऐसा आ रहा होगा जिसके कारण ये पुली रोटेट कर रही होगी। और अगर उसका माइक्रोस्कोपिक लेवल देखूं, कुछ बहुत छोटे से पार्ट का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो व्हाट आई विल सी, माना इस वाले पार्ट पर टेंशन T1 और इस वाले पार्ट पर टेंशन T2 और इस पर आने वाला एक इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन। तो अगर ये रस्सी मासलेस भी है तो माना इसका DM कितना है, 0, तो भी T1 प्लस F माइनस T2 इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्सीलरेशन। तो ये 0 आ जाएगा, तो बताएगा कि T1 is F minus F plus T2, that is T1 is not equals to T2। यानी कि रस्सी मासलेस है लेकिन उसके बाद भी टेंशन बराबर नहीं है, इसका कारण फ्रिक्शन है। हाँ, अगर फ्रिक्शन 0 हो जाए तो सिचुएशन में T1 बराबर T2 हो जाए। तो कहने के मायने बच्चों ये कि अगर पुली रोटेट कर रही हो, फ्रिक्शन प्रेजेंट हो, तो सिचुएशन में टेंशन बराबर नहीं होती, बल्कि दोनों पार्ट पर टेंशन वुड बी डिफरेंट। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर बच्चों ये कोई बॉडी जो कि फिक्स एक्सिस के बाद घूम, यहां पर एक रस्सी बंधी है, अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए है तो कंस्ट्रेंट से इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी ए ही है।
अगर पुली अल्फा एक्सेलरेशन से घूमती है तो क्या इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आर अल्फा होगा और इस रस्सी के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन ए होगा। इफ देर इज नो स्लिपिंग, देन अगर ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट, देन एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू Q शुड बी 0, दोनों बराबर होंगे। और इसका मतलब मैं कह सकता हूं AP माइनस AQ बराबर 0, यानी कि AP बराबर AQ। इसका मतलब जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, आर अल्फा होगा। तो ये ए आर अल्फा के बराबर होगा, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा बच्चों, आर अल्फा होगा। अब हम इसके ऊपर बेस्ड हाँ बच्चों शुरू करते हैं पुली प्रॉब्लम। M1 mass, M2 mass। इस बार no friction is there, all surfaces are smooth, लेकिन जो पुली है बच्चों माइनस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और फ्रिक्शन नॉन जीरो। हाँ सर, क्या बेटा इसमें टेंशन T1, इसमें टेंशन T2, पुली के हिसाब से इस पे टेंशन T1 और इस पर T2। माना पुली की रेडियस कितनी है R, अगर ये नीचे की तरफ मूव करेगा सी इट्स एक्सेलरेशन भी A1 एंड इट्स एक्सेलरेशन भी A2। एनएलएम के हिसाब से M1 मास के ब्लॉक की इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले आएगा इस पर एक M1G नीचे लग रहा होगा, तो सबसे पहले इक्वेशन M1G माइनस T1 बराबर, हाँ बच्चों M1A1 इस ब्लॉक के लिए, T2 इज इक्वल्स टू M2A2। बात करते हैं तीसरी इक्वेशन की। ऑब्वियसली नीचे आएगा तो पुली कुछ इस डायरेक्शन में घूमेगी, अल्फा की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए, तो ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी। अगर मैं पुली का एफबीडी बनाऊं तो बच्चों पुली के एफबीडी पर इधर T1 इधर T2, इसका टॉर्क इधर और इसका टॉर्क इधर, ये टॉर्क पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो यहां से T1R माइनस T2R आई अल्फा, चूंकि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन A1 होगा, नो स्लिपिंग, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी A1 होगा और क्या है आर अल्फा के बराबर होगा। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आर अल्फा और इसका A2, तो इसका भी A2 होगा, तो ये A2 के बराबर होगा, यानी कि A1 बराबर A2 बराबर आर अल्फा। सो दिस इक्वेशन नंबर 4। बच्चों मेरे पास जितने नोन होते हैं इक्वेशन, सो ऑन सॉल्विंग we get answer। सब हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुली, दिस इज M1 मास, this is M2 mass, so M1 is greater than M2, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, बच्चों रेडियस FBD से
m1g इधर। क्या टेंशन अलग अलग होगी? यस सर, पहले बताया जा चुका है। इसमें टेंशन T2 बच्चों m2g। इसका एक्सेलरेशन a1 नीचे, इसका एक्सेलरेशन a2 ऊपर। पेरेंट्स लॉ से इसकी इक्वेशन होगी सर m1g माइनस T1 इज इक्वल्स टू m1a1 और इसकी इक्वेशन होगी T2 माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a2। क्या पुली के घूमने की टेंडेंसी इधर होगी तो अल्फा इधर मान लीजिए, ये डायरेक्शन पॉजिटिव तो ये डायरेक्शन नेगेटिव। अगर मैं पुली का एफबीडी बनाऊं तो पुली के एफबीडी को ध्यान से देखते हुए इधर टेंशन T1 इधर टेंशन T2, इसके अबाउट T1 का टॉर्क इधर, इसके अबाउट T2 का टॉर्क इधर। ये वाला टॉर्क पॉजिटिव, ये वाला टॉर्क नेगेटिव। तो बच्चों T1r माइनस T2r इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। जैसे इक्वेशन नंबर 3। इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन a1 होगा तो इसका भी एक्सेलरेशन a1 होगा, लेकिन चूंकि ये r अल्फा है तो ये r अल्फा के बराबर होगा। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a2 तो इसका भी a2 होगा और इसका भी r अल्फा होगा। इसलिए a1 is equals to a2 is equals to r alpha. This is equation number 4. जितने इक्वेशंस हैं उतने ही अननोन है, तो इसलिए ऑन सॉल्विंग वी गेट आंसर। मैं लिख देता हूँ, इसका एक्सेलरेशन आएगा m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस I बाय r स्क्वायर। That's always acceleration. m2 माना इसकी रेडियस है r और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m1 ग्रेटर देन m2। तो ये वाला पार्ट माना नीचे आएगा a1 है। इसका साइड व्यू देखने पर अगर आप ध्यान से देखें, साइड व्यू देखने पर इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ये m1, ये m2, रेडियस r, a1, a2, इधर अल्फा। तो इसको बिल्कुल एटवुड मशीन की तरह डील कर सकते हैं। इस सिचुएशन में वही इक्वेशन जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम के लिए की थी, m1g टेंशन T1 T2 m2g, सेम इक्वेशंस। द वन इज m1g माइनस T1 1 T2 minus m2g is equals to m2a2, T1r minus T2r is equals to I alpha और a1 बराबर a2 बराबर I alpha।
and on solving we get हाँ बच्चों, उसके बाद जरा ध्यान दें, अगर यही प्रॉब्लम में माना ये रेडियस R1, माना ये रेडियस R2, इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आई, M1 मास का है, कुछ इस तरह से माने सिस्टम नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन A1, इसका एक्सेलरेशन A2, M1 is greater than M2। बच्चों पहली बात तो इसमें टेंशन T1 और इसमें टेंशन T2 होगी, इस पर M1G और इस पर M2G होगा। कुछ एक्चुअल में पुली का जो एक्सल है वो कॉमन है, इसलिए इसमें इनर पार्ट और आउटर पार्ट के लिए द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अल्फा इससे, इस पुली को बोलते हैं स्टैप्ड पुली। तो उसका आप डायग्राम ध्यान से देखें, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये है आपका M1 मास वाला ब्लॉक, ये है आपका M2 मास वाला ब्लॉक। पूरी पुली का अल्फा सेम होगा। इक्वेशन बनाने शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर M1G, यहाँ T1, यहाँ T2, यहाँ M2G, जो इसका एक्सेलरेशन E1, इसका एक्सेलरेशन E2। Here A1 is not equals to A2, but alpha is same. So the first equation is M1G minus T1 is equals to M1 A1. The second equation is T2 minus M2G is equals to M2 A2. अब बच्चों बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क की सिचुएशन में ये T1, ये T2, R1, R2, इसका टॉर्क इधर और इसका टॉर्क इधर। अल्फा की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो यानी कि T1 R1 माइनस T2 R2 इज इक्वल्स टू आई अल्फा। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम से अपन वाकिफ है। मोमेंटम दैट इज स्मॉल p मास इनटू वेलोसिटी हम लोग पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर हम जो टर्म पढ़ेंगे दैट इज एंगुलर मोमेंटम, एंड इट इज डिफाइंड एज
it is defined as moment of linear momentum, यानी कि लीनियर मोमेंटम के मोमेंट को एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है एंड इट इज मेजर्ड एज, इसको डिनोट करते हैं L से, एंड दिस L इज गिवन बाय R क्रॉस P। बच्चों जहां P क्या है, दैट इज लीनियर मोमेंटम, जो कि m इंटू V वेक्टर होता है, और R है पोजीशन वेक्टर। चूंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए L एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन उसी प्रकार राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट की जाती है, और इसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से दिया जाता है। हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था कि A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा, इसलिए इस L वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखा जा सकता है RP साइन थीटा। अगर मैं इसको डायग्राम की हेल्प से समझूं तो एक पार्टिकल जिसका लीनियर मोमेंटम m इंटू v की डायरेक्शन अगर ये हो, तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ये बच्चों r वेक्टर होगा। इसको आगे बढ़ाएंगे, ये वाला एंगल थीटा होगा। ये लेंथ r वेक्टर की, डायरेक्शन r से p की तरफ, r से p की तरफ चलते हुए ये p इनवर्ड यानी कि क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो r मुझे पता होगा और मुझे p पता होगा, तो मैं किसी भी पार्टिकल का किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लूंगा। यहां पर मुझे r पता होना चाहिए, p पता होना चाहिए, और दोनों के बीच थीटा पता होना चाहिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं r इंटू पी परपेंडिकुलर। अब इसका डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि L बराबर P इंटू R साइन थीटा, दैट इज P इंटू R परपेंडिकुलर। तो मेरे पास इसके तीन फार्मूले होंगे जिनको अपन यूज करेंगे। हाँ बच्चों, एक पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो mv आ जाएगा। उसको मैं p लिख सकता हूँ। इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना हो तो सबसे पहले ये वेक्टर r वेक्टर कहलाता है, ये एंगल थीटा होगा। तो जो L होगा इस केस में दैट इज p इंटू r इंटू साइन थीटा होगा। या p की वैल्यू को रख सकता हूँ mv, so that would be mvr sin थीटा। इसको एक और तरह से भी आप समझ सकते हैं कि अगर ये वही पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी v, तो मोमेंटम m इंटू v, ये रहा r वेक्टर। बच्चों ये वाला एंगल अगर थीटा हो तो मैं इस mv के दो टुकड़े कर सकता हूँ। इसको मैं p लिख रहा हूँ, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को मैं कह रहा हूं p परपेंडिकुलर, बिकॉज इट वुड बी p sin थीटा। सो बाय द डेफिनेशन L वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट वुड बी इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि मुझे पता है ये होता है r इंटू पी साइन थीटा, r इंटू पी परपेंडिकुलर, तो L वेक्टर कम्स आउट टू बी L इंटू r परपेंडिकुलर। एंड द थर्ड थिंग, बच्चों ध्यान दें, इसी से समझ सकते हैं, अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ा दूं और यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो क्या ये थीटा है
तो ये थीटा होगा, तो ये वाली जो लेंथ होगी ये लेंथ r sin थीटा होगी। तो मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ, इसको अगर मैं r परपेंडिकुलर से डिनोट करूँ तो जो L वेक्टर जिसको मैं mvr sin थीटा लिख रहा था, इसको मैं लिख सकता हूँ p इंटू r perpendicular. So this is a way by which I can calculate angular momentum of the particle about any point. It plays the same role as linear momentum plays in linear motion. तो टेबल बड़ी होती जा रही है बच्चों। जो काम s का था वो थीटा का होगा, जो काम v का था वो ओमेगा का होगा, जो a का है वो अल्फा का होगा, जो मास का है वो I का होगा, जो फोर्स का होगा वो टॉर्क का होगा। तो जो P का काम करेगा वो यहाँ पर कौन करेगा? L, यानी कि जो काम लीनियर मोमेंटम कर रहा था वो भी यहाँ पर क्या करेगा? एंगुलर मोमेंटम L करेगा। दिस इज द ट्रांसलेशनल मोशन एंड दिस इज द रोटेशनल मोशन। अब कुछ एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। L एक वेक्टर क्वांटिटी बताया जा चुका है क्योंकि ये R और P का क्रॉस प्रोडक्ट है। एक क्वेश्चन करते हैं। एक पार्टिकल जिसका मास 2 kg है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। बच्चों ये ओरिजिन 0,0, ये x, ये y एक्सिस कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। ये जो डिस्टेंस है this is 10 meter and this angle is 37 and velocity is along x-axis। बच्चों आपसे कहा गया कि पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कीजिए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, आइदर आर पी साइन थीटा, आर इंटू पी परपेंडिकुलर या पी इंटू आर परपेंडिकुलर। तो अपन जनरलाइज इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे। क्या बच्चों ये आर वेक्टर होगा, ये इसकी डायरेक्शन, ये मेरे पास एक थीटा एंगल होगा। क्या ये 37 है तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री होगा? 37 डिग्री होगा। तो एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा L, दैट इज R इंटू पी इंटू साइन थीटा। बच्चों R की वैल्यू कितनी है? सो दिस इज 10। P क्या होता है? M इंटू V। V दे रखा है 10, मास 2 यानी कि 2 इंटू 10 और साइन 37 डिग्री। इट कम्स आउट टू बी 20। ये आ जाएगा मेरे पास 200 और साइन 37 कितना होता है? सो दिस इज 3/5, दिस इज 40, सो इट कम्स आउट टू बी 120 यूनिट्स। दिस इज द आंसर ऑफ L। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ L। लेकिन बच्चों डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो R से P की तरफ चलने पर ये डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, R से P की तरफ। इसका मतलब ये डायरेक्शन ऐसे है, यानी कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज मतलब इट इज इनवर्ड, यानी कि मैं इसको किससे डिनोट कर सकता हूँ? क्रॉस से डिनोट कर। एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते समय ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। इसलिए आप जब भी कभी एंगुलर मोमेंटम निकालते तो आप ये जरूर बताएं कि एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रोजेक्टाइल जिसको u स्पीड से किसी एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया जाता है, तो बच्चों आपसे कहा गया है
कि कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, इस पॉइंट को मैं प्रोजेक्शन पॉइंट को बच्चों ओ से डिनोट कर रहा हूं। तो आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट एल यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओ। इसमें दो क्वेश्चन बनाते हैं। नंबर 1, व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री, एंड नंबर 2, just before striking the ground। तो बच्चों कहा गया है कि अगर एक बॉडी को या एक पार्टिकल को जिसको u स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाता है थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर, तो आपको बताना होगा कि इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट तब जबकि एक बार ये हाईएस्ट पॉइंट पर है, और तब जबकि एक बार जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड है। बच्चों से पहले मैं आपको याद दिला दूं, प्रोजेक्टाइल की एक दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी है कि किसी प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, और जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो बच्चों उसकी स्पीड केवल क्या होती है, u cos थीटा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, 0। अगर प्रोजेक्टाइल में बच्चों ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होता है, थीटा। ये हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा है। अगर ये थीटा है, और कमाल की बात है कि स्पीड का मैग्नीट्यूड u ही रहता है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो बच्चों इधर u cos थीटा और इधर u sin थीटा, ये मेरे में होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर u cos थीटा, टकराने से जस्ट पहले नीचे की तरफ u sin थीटा और इधर की तरफ u cos थीटा। तो पहला पॉइंट, कैलकुलेट एल ऑफ द पार्टिकल अबाउट o, कब, जबकि ये इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, ये ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पर है। ध्यान से देखें, क्या बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पर अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं पहले पार्ट के लिए, तो क्या हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी जो स्पीड है क्या वो u cos थीटा है, तो क्या इसका लीनियर मोमेंटम m इंटू u cos थीटा होगा। इस पॉइंट अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो क्या यहां से यहां तक क्या बच्चों ये r वेक्टर होगा, तो क्या ये वाला जो एंगल है क्या ये थीटा का काम करेगा। अब ये तो थीटा निकालिए, इसको मैं कुछ फाई बोल देता हूं, लेकिन ये वही वाला है जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है फार्मूले में। तो ये वाला एंगल थीटा है। अब इसको निकालने से अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है क्या है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल, तो मोमेंटम भी हॉरिजॉन्टल होगा। तो क्या ना बच्चों उसको पीछे बढ़ा दिया जाए, तो क्या ये डिस्टेंस एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम करेगी, तो क्या मैं इसको यूज कर सकता हूं आर परपेंडिकुलर की तरह, और आर परपेंडिकुलर वुड बी एच मैक्स, क्योंकि ये हाइट एच मैक्स है तो ये भी हाइट क्या होगी, एच मैक्स। तो पहले केस में बच्चों मुझे पता है एल होता है आर इंटू पी इंटू साइन फाई, क्योंकि ये वाला एंगल मैं फाई कह रहा हूं। तो इज दिस भी आर परपेंडिकुलर इंटू पी, और बच्चों आर परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, दैट इज मैक्सिमम हाइट, और पी की वैल्यू दैट इज एम यू कॉस थीटा। देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम when the particle is at highest point about O is given by h max is, that is u square sin square theta divided by 2g into mu cos theta। और बच्चों बात आती है डायरेक्शन की, R से लेके P की तरफ, यानी कि ये इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये जो डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, इसका मतलब दिस टॉर्क वुड बी इनवर्ड। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम तब जबकि पार्टिकल जमीन पर टकराने वाला है। तो जमीन पर टकराने से जस्ट पहले बच्चों मैं कह चुका हूं कि इसकी स्पीड u होगी, तो इसका एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। अगर ये u है तो इसका मोमेंटम mu, लीनियर मोमेंटम ये होगा, तो क्या इसका ये कंपोनेंट p परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इस बार ये डिस्टेंस r वेक्टर का काम करेगी। तो r वेक्टर की जगह दिस वुड बी रेंज, जो r होता है ये स्मॉल r का काम करेगा, और ये मेरे पास p परपेंडिकुलर ये थीटा
तो बच्चों ये थीटा, तो इस डायरेक्शन में दिस वुड बी p साइन थीटा। इसलिए जो L वेक्टर होगा इस सिचुएशन में दैट वुड बी r इंटू p साइन थीटा। ये थीटा एंगल है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, इसकी जगह स्मॉल r की जगह कैपिटल R हो जाएगा। p साइन थीटा बच्चों सब समझते हैं, p दैट इज mu इंटू साइन थीटा, वैल्यू रख सकते हैं उठा करके, ये होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g इंटू mu साइन थीटा। और डायरेक्शन अगर आप लिखेंगे तो यही डायरेक्शन होगी जबकि क्रॉस होगा। सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट O व्हेन पार्टिकल इज जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो ऐसे मैं एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकता हूं। इसके बाद बच्चों कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक पार्टिकल जो कि रेस्ट से गिर रहा है, माना बच्चों उसका मास 2 kg है। ये कोई पॉइंट A, कोई पॉइंट O, माना ये डिस्टेंस है 5 मीटर। ये पार्टिकल रेस्ट से गिर रहा है, सो द हाइट इज 100 मीटर। फाइंड L, L मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 seconds फ्रॉम स्टार्ट। उसमें 2 बातों का ध्यान रखें। पहली बात अबाउट A एंड नंबर 2 इज अबाउट B। तो बच्चे एक अबाउट कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं बात करूं, अभी रेस्ट से चला था, फ्री फॉल कर रहा है, तो क्या इसका एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड होगा। तो क्या बच्चों v बराबर u प्लस 80 से इसकी 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी 2 + 10 × 2 क्या 20 मीटर पर सेकंड होगी। क्या इसका लीनियर मोमेंटम p मास इंटू वेलोसिटी से, पार्टिकल का मास 2 kg है, तो क्या बच्चों ये 2 × 20 इज दिस वुड बी 40 मीटर पर सेकेंड इंटू kg। इतना इसका लीनियर मोमेंटम होगा। तो अगर मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखूं तो पहली सिचुएशन में ये पार्टिकल इस समय 40 kg मीटर पर सेकेंड का लीनियर मोमेंटम गेन कर चुका है। ये वाला पॉइंट इसके जस्ट नीचे है, माना ये वाला पॉइंट O, ये वाला पॉइंट A, जो कि इससे कितनी डिस्टेंस पर है, 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। बच्चों अगर मैं इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम इस इंस्टेंट पर कैलकुलेट करता हूं, तो अगर मैं R वेक्टर की बात करूं तो क्या इसके बीच का जो एंगल होगा क्या वो 180 डिग्री होगा। तो यानी कि अगर मैं O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखता हूं तो मुझे पता है दैट इज RP sin 180। और RP sin 180 से ये डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि h इज इक्वल्स टू हाफ dt स्क्वायर से मैं ये भी बता सकता हूं कितनी हाइट पर होगा, हाफ इंटू 10 × 2 का स्क्वायर इज दिस बी 20 मीटर। 20 मीटर गिर चुका होगा, क्योंकि बच्चे पूरा कितना है 100 मीटर, तो माइनस कर दूंगा तो उस समय ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये डिस्टेंस 80 मीटर। लेकिन चूंकि एंगल 180 डिग्री है, तो अगर मैं लिखूं कि भाई आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा साहब 80, मोमेंटम कितना होगा साहब 40, L about O would be 0। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट A की। अगर मैं A के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहता हूं तो क्या यहां से चलने पर ये मेरा R वेक्टर होगा और ये इधर की तरफ तो एंगल ये वाला होगा, ये थीटा का काम करेगा। ये रहा इसका
लीनियर मोमेंटम दैट इज p, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ r। अब बच्चों तरीका ये है कि या तो ये थीटा यूज करो, ये डिस्टेंस निकालो, कैलकुलेट कर सकता हूं भाई ये 5 है, ये 80 है, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी, तो r निकल जाएगा, थीटा निकल जाएगा, p मुझे पता है, कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन क्यों ना एक और तरीका आजमाएं, जब मुझे p पता है तो क्या ये पूरा का पूरा p है, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये डिस्टेंस काम करेगी r परपेंडिकुलर का। इसलिए जब L अबाउट A लिखूंगा तो L अबाउट A वुड बी R इंटू P साइन थीटा और P इंटू R परपेंडिकुलर। तो P की वैल्यू कितनी है, दैट इज दिस वन, यानी कि 40, और R परपेंडिकुलर कितना है, वो ये रहा, दैट इज 5। तो 40 इंटू 5 इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, दिस इज 200 यूनिट्स। और इसकी अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन बच्चों ध्यान दीजिए, R से P की तरफ इनवर्ड आ रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज, यानी कि इनवर्ड, इसको मैं क्रॉस से डिनोट कर रहा हूं। सो दिस वुड बी द आंसर। तो यहां से एक बड़ा अच्छा फायदा मुझे मिल रहा है कि भाई ये डिस्टेंस है, ये वाला से डायरेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते। करा दूं, फिर उड़वा देना बीच में से आप अपने आप। तो बच्चों एक और एग्जांपल करते हैं। इसमें एक पार्टिकल जिसका मास है m, किसी v स्पीड से y इज इक्वल्स टू √3x प्लस 5 वाली स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है। सो फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल about origin। वेरी सिंपल। जो बात बताइए, √3x प्लस 5, क्या ये वो स्ट्रेट लाइन होगी जिसका ये जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट 5 होगा, और जिसका थीटा, this theta would be √3, that is 60 डिग्री होगा। पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मोमेंटम ये होगा। इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना। तो बच्चों ये आर वेक्टर बहुत तरीके हो सकते हैं, तो अपन शॉर्टकट मारते हैं। अपन ने पढ़ा आर परपेंडिकुलर इंटू पी, तो अगर आप यहां से इस लाइन के ऊपर क्या डाल दें, एक परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस अगर कैलकुलेट कर लें तो क्या ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने पर इसको mu से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा। ये बच्चों कितना है, 5, जो मुझे दिया गया है ज्योमेट्री से। जब ये वाला एंगल 60 होगा तो ये वाला एंगल 30 होगा। अगर ये एंगल बच्चों 30 होगा तो ये 5 है। तो ये जो डिस्टेंस R परपेंडिकुलर होगी, दिस R परपेंडिकुलर वुड बी 5 sin 30 डिग्री। तो यहां से जो L वेक्टर होगा, दैट इज mu इंटू R परपेंडिकुलर, और दिस वुड बी mv, क्योंकि u की जगह पर v दिया है, और ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो 5 sin 30, एक बार और चेक कर सकते हैं। ये 90 तो हाइपोटेन्यूस हो गई, ये एंगल के सामने वाली साइड बच्चों परपेंडिकुलर होती है, तो ये होगा 5 sin 30 डिग्री। सो दिस इज m इंटू वी इंटू 5 sin 30, दिस इज द L वेक्टर। और अगर मैं आपको बता दूं कि याद रखने वाली चीजें, कभी हमेशा याद रखें, अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो बच्चों इसके अगर ओरिजिन के अबाउट इसके एंगुलर मोमेंटम पूछें तो इसकी वैल्यू, ये डिस्टेंस माना कितनी है, डी, तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू डी होती है। और इसकी वैल्यू अगर म्यू कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट।
एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बच्चों, अगर बहुत सारे पार्टिकल मोमेंट कैलकुलेट करना है तो L ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल वुड बी द सम ऑफ L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर एंड सो ऑन होगा। वेक्टरली आप लोग ऐड करें तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकता हूं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी। किसी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम। बच्चों, मैं जानता हूं जो काम एस का है वो काम थीटा का, जो काम वी का वो ओमेगा का, जो ए का वो अल्फा का, जो काम फोर्स कर रहा है वो काम टॉर्क कर रहा है, जो काम P कर रहा है वो काम L कर रहा है। तो चूंकि मैं जानता हूं कि मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी, इसका रोटेशनल एनालोगस L होगा, मास के प्लेस पर I होगा, जबकि V के प्लेस पर ओमेगा आएगा। इसलिए रोटेशनल में रिजिड बॉडी के लिए I'll use L is equals to I into ओमेगा। और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, जब डेरिवेशन किया गया होगा तो L एक्सिस इज इक्वल्स टू I ऑफ एक्सिस इंटू ओमेगा। तो L एक्सिस इज इक्वल्स टू I एक्सिस इंटू ओमेगा। सिंपल एग्जाम्पल, माना ये एक रॉड है जो कि ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है। तो बच्चों, इसके लिए अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम एक रिजिड बॉडी है तो इसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा क्या इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3 होगा। सो दिस वुड बी ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, इट वुड बी इट्स एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई डिस्क जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ओमेगा से घूम रहा हो तो बताइए इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो इसका एंगुलर मोमेंटम इज अगेन L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। बच्चों, आई एक डिस्क के लिए जिसका मास m, रेडियस r है, तो ये होगा mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट दिस एक्सिस। वैसे मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिख सकता हूँ। आपसे कहा जाए इसका एंगुलर मोमेंटम लिखिए। अगर ये ओमेगा एंगुलर एक्सिस से घूम रही है तो बच्चों इस एक्सिस के अबाउट एम आई निकालना पड़ेगा। इस एक्सिस के अबाउट जो एम आई होगा दैट एम आई वुड बी इक्वल्स टू इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12। और यहाँ से थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये डिस्टेंस L बाई 4 है तो ये डिस्टेंस भी L बाई 4 होगी। तो इट वुड बी एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू L बाई 4 का होल स्क्वायर। सो दिस वुड बी ml स्क्वायर बाई 12 प्लस
ml²/16, ये I होगा। तो L इज इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। I की वैल्यू लिख सकता हूँ यहां से, ओमेगा मुझे पता है, तो I कैन कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड। Principle of conservation of angular momentum L वेक्टर, दुनिया का चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बहुत ध्यान से आप सुने और थोड़ा सा पेशेंस रखें। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बच्चों मुझे पता है कि अगर मैं फोर्स और P में रिलेशन देखूं तो क्या F इज इक्वल्स टू dP/dt। सिमिलरली अगर रोटेशनल एनालॉगस की बात करें तो जो फोर्स का काम है वो टॉर्क का होगा, जो P का काम है वो L का होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि टॉर्क इज इक्वल्स टू dL/dt। और यदि ये बच्चा एक्सटर्नल टॉर्क है, और अगर मैं कहूं कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0 देन dL/dt इज इक्वल्स टू 0, यानी कि L टाइम के साथ नहीं बदल रहा। इसका मतलब जो ये L है क्या इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, और अगर L कांस्टेंट है इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो मैं शब्दों में लिख सकता हूं कि इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन सिस्टम then angular momentum, that is L, remains conserved। यानी कि जितना L पहले था उतना ही L अब रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों? कंडीशन ये है कि सिस्टम पर नेट टॉर्क कितना होना चाहिए? 0। अगर नेट टॉर्क 0 है तो जितना सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व। अब इसका मतलब समझ सकते हैं। अगर सिर्फ फॉर एग्जांपल मान लो कि क्वांटिटी 20 है और 20 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, भाई ये 10 और ये 10 और इसका सम कितना है? 20। तो ये तो फिक्स है। अगर उसको 5 करूं तो ये कितना होगा? फिर ये 15 होगा, तभी तो 20 रहेगा। तो कंजर्वेशन के मायने ये हैं कि अगर ये पूरी की पूरी टर्म 20 है तो 20 फिक्स रहेगी, लेकिन उसके आप श्योर कर लें कि सिस्टम पर नेट टॉर्क क्या है? 0 है। आप क्या समझ सकते हैं कि भाई आपके पास 100 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, आपने इस जेब में 70 रुपीज रखे हैं, इसमें 30 रखे हैं। आपने कंडीशन लगाई कि मैं कोई पैसा नहीं खर्चूंगा। तो अगर बताइए इस जेब में 50 है तो उसमें कितने होंगे? सर ऑटोमेटिकली इसमें 50 होंगे, क्योंकि टोटल सम क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। इसमें 10 है तो इसमें बताइए कितने? सर इस वाली जेब में 90 होंगे, क्योंकि टोटल कंजर्व क्या रहेगा? टोटल रिमेन्स कांस्टेंट। तो बच्चों इसी तरह से तो हम नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी L वेक्टर है। दिस L वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट बट इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। अगर सिस्टम पर नेट टॉर्क 0 है तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। क्या मैं एंगुलर मोमेंटम को जानता हूं? एंगुलर मोमेंटम होता है I इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। किसी रिजिड बॉडी के लिए L होता है I ओमेगा। इसका मतलब I और ओमेगा का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट है। I ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर मैंने I को बढ़ाया तो ओमेगा को कम होना पड़ेगा।
सीधा सा लॉजिक समझो बच्चों, मैं रहा हूं कि आई ओमेगा कांस्टेंट, आई ओमेगा कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि अगर ये क्वांटिटी 20 थी तो 20 को मैं लिख सकता हूं बच्चों 4 × 5, ये टर्म फिक्स है। तो अगर मैंने इस टर्म को ट्रू कर दिया तो इट हैज टू बी 10 बट इट इज ऑलवेज 20। तो कहने के मायने ये हुए कि अगर आई ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो आई ओमेगा के प्रोडक्ट कांस्टेंट होने पर अगर सिस्टम का एमआई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है तो ओमेगा बढ़ जाएगा, और अगर सिस्टम का आई, क्योंकि सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन तब जबकि सिस्टम पर मैं तब की बात कर रहा हूं, अगर आई की वैल्यू बढ़ गई तो ओमेगा कम हो जाएगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, देन टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। मुझे कोई टेबल है और इस टेबल पर ये कोई महानुभाव, कोई महारथी खड़े हैं और ये टेबल इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। इनके हाथों में 2 डंबल है। आप समझ रहे होंगे डंबल, हाथ ज्यादा बड़े होंगे, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। इनके हाथों में 2 डंबल हैं और वो पूरा सिस्टम एक ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो ये इस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। इसकी मैं बात करूं तो उस पर mg लग रहा होगा जो कि यहां से गुजर रहा होगा, जो कि एक्सिस के अलोंग है। और सर ने बताया था कि जो फोर्स एक्सिस के अलोंग होते हैं वो टॉर्क में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते, यानी कि सिस्टम पर नेट टॉर्क 0 है। अभी भाई साहब के हाथ यहाँ पर है, ये टेबल ओमेगा से घूम रही है। अगर ये अगर आप लाएंगे तो क्या हाथों को पास लाने पर मास एक्सिस के पास आ रहा है, और मास एक्सिस के पास आएगा तो क्या बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा? अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो मैं जानता हूं आई ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ कम तो क्या ओमेगा बढ़ जाएगा? ओमेगा बढ़ जाएगा, इसका मतलब टेबल अब तेजी से घूमने लगेगी, यानी कि इसके ओमेगा में चेंज आ जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एल रिमेन्स कांस्टेंट। एल रिमेन्स कांस्टेंट मतलब आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं कहता हूं कि इसने हाथ फैला रखे थे, फैलाने के बाद हाथों को सिकोड़ता है, यानी कि मास पहले एक्सिस से दूर था, अब मास एक्सिस के पास है। एक्सिस के पास हुआ तो आर की वैल्यू कम हुई, आर कम हुई क्योंकि मैं जानता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिग्मा mr²। अगर आर की वैल्यू कम तो बच्चों आई की वैल्यू भी कम, और अगर आई की वैल्यू हो गई कम तो क्या ओमेगा बढ़ जाएगा? इसका मतलब ये टेबल तेजी से रोटेट करने लगेगी। और अगर मैं दोबारा हाथों को फैला रहा हूं तो हाथों को फिर फैलाने पर इस बार आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन आई ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो बच्चों ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और ये टेबल क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो ओमेगा चेंज करने का एक तरीका तो था कि मैं बॉडी पर फोर्स लगा के टॉर्क लगाता था जिससे ओमेगा चेंज होता था। यहां बिना टॉर्क के भी मैं केवल एमआई को एडजस्ट करके ओमेगा को चेंज कर सकता हूं। तो ये जो प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल दैट इज इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0 देन मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है बच्चों, उसके ऊपर बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारे फ्लाईव्हील्स, बहुत सारे ऑपरेशंस वर्क करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। दैट इज आई इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आपने देखा होगा जो तैराक होता है जब वो हवा में जाता है तो हवा में घूम जाता है। हवा में घूम पाना, आप सोचो अभी तो उसके हाथ ऐसे हो रहे थे। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि अगर मान लीजिए ये कोई तैराक है जो स्विमिंग पूल में छलांग लगाने वाला है, तो पहले आपने देखा होगा बॉडी को स्ट्रेच करता है, फिर हाइट पर जाकर के अपनी पूरी बॉडी को सिकोड़ लेता है, इससे हवा में कलैया खाता है, फिर आकर के नीचे गिरता है। हवा में घूम पाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इसने क्या किया, जब अपने हाथों को फैलाया तो एमआई को कम ज्यादा किया जिससे ओमेगा कम था, लेकिन जैसे हम पोजिशन अपनी पूरी बॉडी को सिकोड़ लिया, पूरी बॉडी को सिकोड़ा, इसका मतलब उसने आई की वैल्यू को क्या कर लिया बच्चों? मिनिमाइज कर लिया। आई की वैल्यू मिनिमाइज करने पर उसके पास लिटिल बिट क्या आ गया? ओमेगा, और इस ओमेगा की वजह से वो हवा में क्या कर पाया? घूम पाया। तो ऐसे हम लोग इसके बहुत सारे एप्लीकेशन समझ सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि और बेहतर तरीके से समझ में आ सके।
हाँ बच्चों, इफ टॉर्क एक्सटर्नल 0 देन L रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व। लेकिन अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज L²/2I। कहां से आया? मैं जानता हूं जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज P²/2M। तो जो P की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? L हो जाएगा। तो दिस इज दिस वन। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं कि I के इफेक्ट ओमेगा, तो मुझे समझ में आता है कि अगर L कांस्टेंट है यानी कि I कम होगा तो बच्चों ओमेगा बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा। लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में ऐसा नहीं है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में K बराबर L²/2I। अगर K बराबर L²/2I में L कांस्टेंट हो तो क्या K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I होगा। यानी कि सिचुएशन में अगर बच्चों I की वैल्यू बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होगी। अगर I की वैल्यू कम होगी तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि मैं ये गलत सोच रहा हूं कि अगर मैं K बराबर हाफ I ओमेगा स्क्वायर से चेकआउट करता हूं तो ये गलत होगा, क्योंकि K बराबर हाफ I ओमेगा स्क्वायर से I के साथ साथ ओमेगा भी चेंज हो रहा है। इसलिए ये कहना गलत होगा जबकि ये वाला कहना सही होगा। सो इस केस में मैं कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए एक डिस्क जो कि ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है और ये एक स्मूथ सरफेस है। इसके ऊपर एक ऐसी ही सेम आइडेंटिकल डिस्क को प्लेस कर दिया जाता है। ध्यान रहे, फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। जिसको सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम। तो आपसे बच्चों पूछा गया है कि जब ये इसके साथ क्लब होगी तो इसके साथ क्लब होने पर इस सिस्टम का फाइनल ओमेगा क्या होगा। तो जरा अब हम ध्यान से सोचे तो इनिशियल ये वाली डिस्क जो कि ओमेगा से घूम रही थी, तो सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या I इंटू ओमेगा होगा। ये डिस्क रखी गई है, इसका मतलब इसका इनिशियल ओमेगा कितना था? 0। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ? 0। सिस्टम का फाइनल एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम में बच्चे इसको रख दिया गया, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। जब कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये डिस्क केवल घूमती रहेगी और ये वाली ऊपर वाली इसके ऊपर रखी जाएगी, तो ये ऊपर वाली तो झुकी तो नीचे वाली घूमती रहेगी। इसका मतलब पहले भी इसका ओमेगा 0 था, अब भी इसका ओमेगा क्या है? 0 है। लेकिन नीचे वाली डिस्क कितने से घूमेगी? ओमेगा से घूमेगी। इसका मतलब इस डिस्क ने इसके ओमेगा में कोई चेंज नहीं किया। यानी कि अगर मैं फाइनल ओमेगा की बात करें, फाइनल सिचुएशन की, तो फाइनल सिचुएशन में ये अब भी ओमेगा से घूम रही है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा क्या वो I इंटू ओमेगा प्लस 0 होगा। अगर मैं बात करता हूं फोर्सेस की, तो यहां पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, और अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो सिचुएशन में L इनिशियल इज इक्वल्स टू L फाइनल, यानी कि I ओमेगा इज इक्वल्स टू I ओमेगा, यानी कि इसकी जो ओमेगा में कोई चेंज नहीं आएगा।